अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज या सर्जे ब्रिन एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं। किसी पुराने मॉडल को कॉपी करना हमेशा कुछ नया बनाने से आसान होता है। कॉपी करना दुनिया को 1 से n तक ले जाता है, लेकिन जब भी हम कुछ नया बनाते हैं हम 0 से 1 तक जाते हैं। ये सफर 0 से 1 का आगे बढ़ने का एक अनोखा तरीका है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये किताब इसी बारे में है कि वहां तक यानी 0 से 1 तक कैसे पहुंचा जाए। बिजनेस में हर अपॉर्चुनिटी, हर मौका सिर्फ एक बार आता है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। और अगला मार्क जकरबर्ग एक सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों की कॉपी बना रहे हैं तो आप उनसे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। जब तक कंपनियां नई चीजें बनाने के इस मुश्किल काम में इन्वेस्ट नहीं करती, वो फ्यूचर में फेल हो जाएंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आज के प्रॉफिट्स कितने बड़े हैं। हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजीज को बेहतर करने से मिली हैं, लेकिन अब पुराने तरीकों से काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आजकल की बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्सर नए रास्तों को ब्लॉक कर देती हैं। दुनिया को एक चमत्कार, एक मिरेकल की उम्मीद है, लेकिन अगर अमेरिकन बिजनेस को सफल होना है तो हमें सैकड़ों नहीं हजारों चमत्कारों की जरूरत होगी। और यही इंसानों की खासियत है। हम टेक्नोलॉजी के जरिए मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी चमत्कारी है क्योंकि ये हमें कम मेहनत से ज्यादा काम करने की पावर देती है। हम ही वो स्पीशीज हैं जो नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं और उन्हें बनाने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी बनाकर हम दुनिया की प्लानिंग को दोबारा लिख सकते हैं। ये बुक उन्हीं स्टार्टअप्स के बारे में है जो 0 से शुरू होते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि ऐसी कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर इनोवेशन नया और यूनिक होता है। कोई अथॉरिटी, कोई गुरु आपको ये नहीं बता सकता कि इनोवेट कैसे करें। मैंने एक ही पैटर्न देखा है। सफल लोग अनजानी जगहों पर वैल्यू ढूंढते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो बिजनेस के बारे में फॉर्मूला से नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी मैं किसी को जॉब के लिए इंटरव्यू करता हूं, मैं एक सवाल से शुरू करता हूं। आप ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सच्चाई जानते हैं जिससे बहुत कम लोग आपके साथ अग्री करते हैं? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इंटेलेक्चुअली मुश्किल है क्योंकि स्कूल में हमें जो भी ज्ञान सिखाया जाता है वो कन्वेंशन पर यानी सबकी सहमति पर निर्भर करता है। और ये साइकोलॉजिकली भी मुश्किल है क्योंकि इसका जवाब देने की कोशिश करने वाला कुछ ऐसा कहेगा जो पॉपुलर नहीं है। ब्रिलियंट सोच रेयर होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा रेयर होता है साहस यानी करेज। आमतौर पर मुझे ऐसे जवाब सुनने को मिलते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम टूटा हुआ है, या अमेरिका एक्सेप्शनल है, या भगवान नहीं है। ये सब बुरे जवाब हैं। पहले 2 स्टेटमेंट्स सच हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनसे अग्री करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट एक जानी मानी डिबेट का एक साइड लेती है। एक अच्छा जवाब कुछ ऐसा होगा, ज्यादातर लोग X में विश्वास करते हैं, लेकिन सच X के आगे Y है। इस चैप्टर के एंड में मैं अपना जवाब दूंगा। इस सवाल का फ्यूचर से क्या लेना देना है? फ्यूचर बस आने वाले सभी मोमेंट्स का एक सेट है, लेकिन फ्यूचर को खास ये बनाता है कि वो अभी तक हुआ नहीं है। वो एक ऐसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखेगी। अगर अगले 100 सालों तक हमारी सोसाइटी में कुछ नहीं बदलता तो फ्यूचर 100 साल से भी ज्यादा दूर है। और अगर अगले डेकेड में चीजें अचानक बदल जाती हैं तो फ्यूचर बिल्कुल पास है। फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम 2 चीजें जानते हैं कि वो अलग होगा और उसका आधार आज की दुनिया ही होगी। मेरे उस कॉन्ट्रेरियन सवाल के ज्यादातर जवाब प्रेजेंट को देखने के अलग अलग तरीके हैं। अच्छे जवाब आने वाले फ्यूचर के काफी क्लोज होते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम प्रोग्रेस की उम्मीद करते हैं। प्रोग्रेस 2 तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस का मतलब है उन चीजों को कॉपी करना जो काम करती हैं, यानी 1 से n तक जाना। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस को इमेजिन करना आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैसा दिखता है। दूसरी तरफ वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस का मतलब है नई चीजें करना, यानी 0 से 1 तक जाना। वर्टिकल प्रोग्रेस को इमेजिन करना मुश्किल है। अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और वैसे ही 100 टाइपराइटर्स बनाते हैं तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस की है।
अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और आप एक वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं तो आपने वर्टिकल प्रोग्रेस की है। मैक्रो लेवल पर हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस के लिए एक शब्द है, ग्लोबलाइजेशन। ये एक जगह काम करने वाली चीजों को हर जगह काम करवाता है। चाइना ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनका 20 साल का प्लान आज के अमेरिका जैसा बनना है। टेक्नोलॉजी वर्टिकल प्रोग्रेस का यानी 0 से 1 का बेहतरीन उदाहरण है। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं होता। प्रॉपरली समझा जाए तो चीजों को बनाने का कोई भी नया और बेहतर तरीका टेक्नोलॉजी ही है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के दो अलग अलग मोड्स हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ हों। 1971 के बाद से हमने रैपिड ग्लोबलाइजेशन देखा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का विकास काफी हद तक आईटी तक ही सीमित रहा है। मेरे उस कॉन्ट्रेरियन सवाल का जवाब ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन से डिफाइन होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा मायने रखती है। बिना टेक्नोलॉजी में बदलाव के अगर चाइना अगले 2 डेकेड्स में अपना एनर्जी प्रोडक्शन डबल कर देता है तो उसका एयर पोल्यूशन भी डबल हो जाएगा। अगर इंडिया के लाखों परिवार अमेरिकन लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो एनवायरनमेंट के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। दुनिया भर में वेल्थ क्रिएट करने के पुराने तरीकों को कॉपी करना सिर्फ बर्बादी लाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज की दुनिया में नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल नहीं है। आज हमारी चुनौती है ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को इमेजिन करना और क्रिएट करना जो 21st सेंचुरी को 20th सेंचुरी से ज्यादा पीसफुल और प्रॉस्परस बना सकती हैं। नई टेक्नोलॉजी नए वेंचर्स से शुरू होती है, स्टार्टअप्स। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नई चीजें डेवलप करना मुश्किल है और अकेले करना तो और भी मुश्किल है। स्टार्टअप्स इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि आपको चीजें पूरी करने के लिए दूसरे लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको इतना छोटा भी रहना होगा कि आप कुछ कर सकें। पॉजिटिव तरीके से डिफाइन करें तो स्टार्टअप उन लोगों का सबसे बड़ा ग्रुप है जिन्हें आप एक अलग फ्यूचर बनाने के प्लान के लिए कन्विंस कर सकते हैं। एक नई कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ नई सोच है। चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से कि आखिर सब किस बात पर अग्री करते हैं। नीचे ने लिखा था, व्यक्तियों में पागलपन रेयर है, लेकिन ग्रुप्स, पार्टीज, नेशंस और एपॉक्स में ये एक नियम है। अगर आप एक आम लेकिन गलत पॉपुलर बिलीफ को पहचान सकते हैं तो आप उसके पीछे छुपे कॉन्ट्रेरियन सच को ढूंढ सकते हैं। एक आम सच पर विचार करें, कंपनियां पैसा कमाने के लिए बनी हैं, ना कि गंवाने के लिए। ये सिंपल लगना चाहिए, लेकिन लेट 1990s में बहुत से लोगों के लिए ये क्लियर नहीं था, जब तक न्यू इकोनॉमी के बबल ने सबके पैसे डुबा नहीं दिए। हमारी पारंपरिक मान्यताएं सिर्फ बबल फटने के बाद ही अतीत को आलोचनात्मक ढंग से देखने देती हैं, लेकिन जब बबल दिखाई देते हैं हम उन्हें पहचान नहीं पाते। 1990s का इंटरनेट बूम 1929 के बाद सबसे बड़ा बबल था और इसने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। स्पष्ट रूप से सोचने का पहला कदम ये है कि हम अतीत के बारे में जो जानते हैं उस पर सवाल उठाएं। 1990s की इमेज एक खुशहाल आशावादी डेकेड की है जो इंटरनेट बूम के साथ खत्म हुआ, लेकिन उस डेकेड का ज्यादातर हिस्सा ऐसा नहीं था। नवंबर 89 में बर्लिन की दीवार गिरने से 90s की शुरुआत तो उत्साह से हुई थी, लेकिन वो जोश जल्दी ही ठंडा पड़ गया। मिड 90s तक अमेरिका में रिसेशन का दौर था। 1992 से 1994 के अंत तक माहौल काफी उदास था। इसी निराशावादी माहौल ने उस समय के प्रेसिडेंट बुश को ऑफिस से बाहर कर दिया और रॉस पेरो को 1992 के इलेक्शन में लगभग 20% पॉपुलर वोट दिलाए। सिलिकॉन वैली भी सुस्त महसूस कर रहा था। जापान सेमीकंडक्टर वॉर जीत रहा था। इंटरनेट उस वक्त तक ज्यादातर लोगों की पहुंच से दूर था। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। मोज़ैक ब्राउजर नवंबर 1993 में रिलीज हुआ, जिसने लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने में मदद की। मोज़ैक आगे चलकर नेटस्केप बना, जिसने 1994 के आखिर में अपना नेविगेटर ब्राउजर जारी किया। नेविगेटर इतना मशहूर हो गया कि अगस्त 1995 में नेटस्केप ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, भले ही वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं था। 5 महीनों के अंदर नेटस्केप के शेयर का प्राइस $28 से $174 पर शेयर तक बढ़ गया। दूसरी टेक कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थीं। याहू अप्रैल 1996 में $848 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ पब्लिक हो गया। Amazon की वैल्यू मई 97 में $438 मिलियन थी। 98 के स्प्रिंग तक हर कंपनी के शेयर की कीमत चौगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। तब ये निष्कर्ष निकालना आसान था कि मार्केट पागल हो गया था। ये निष्कर्ष आसान था, लेकिन गलत समय पर। दिसंबर 96 में बबल फटने से 3 साल पहले फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन में इलरैशनल एक्सूबरेंस के बारे में चेतावनी दी। टेक इन्वेस्टर्स उत्साहित थे, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि वो कितने इरैशनल थे।
ये जानना आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें अच्छी नहीं चल रही थीं। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जुलाई 1997 में आई। अगस्त 1998 में रूबल क्राइसिस शुरू हुआ जब रशिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया और अपने डेट्स पर डिफॉल्ट कर गया। डॉ जोन्स एक दिन में 10% से ज्यादा गिर गया। तो सितंबर 1998 से शुरू होने वाला शॉर्ट लिव्ड .com बूम एक ऐसी दुनिया में शुरू हुआ जहां कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती थी। कुछ तो काम करना ही था। ऐसा लग रहा था कि इंटरनेट की न्यू इकोनॉमी ही आगे का एकमात्र रास्ता था। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक सिर्फ 18 महीनों के लिए .com मेनिया चरम सीमा पर पहुंच गया। ये एक सिलिकॉन वैली गोल्ड रश था। हर जगह पैसा था और उत्साहित लोगों की कोई कमी नहीं थी। लोग अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरियां छोड़कर स्टार्टअप्स ज्वाइन कर रहे थे। एक स्टूडेंट जिसे मैं जानता था 1999 में 6 अलग-अलग कंपनियां चला रहा था। सबको पता होना चाहिए था कि बूम सस्टेनेबल नहीं। ये प्रॉफिट्स उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने और एम्बिशियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करने की ताकत देते हैं। हिस्ट्री देखें तो प्रोग्रेस का इतिहास नए और बेहतर मोनोपोली बिजनेसेस का इतिहास है जिन्होंने पुराने बिजनेसेस को रिप्लेस किया। बिजनेस में इक्विलिब्रियम का मतलब स्थिरता है और स्थिरता का मतलब मौत है। हर नया क्रिएशन इक्विलिब्रियम से दूर जाता है। असली दुनिया में हर बिजनेस उस हद तक सफल होता है जिस हद तक वो कुछ अलग करता है। मोनोपोली हर सफल बिजनेस का कंडीशन है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि सभी खुश परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। बिजनेस में इसके ठीक उल्टा है। सभी सफल कंपनीज अलग होती हैं। हर एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करके मोनोपोली हासिल करती है। सभी असफल कंपनीज एक जैसी होती हैं। वो कंपटीशन से बचने में नाकाम रहती हैं। क्रिएटिव मोनोपोली नए प्रोडक्ट्स बनाती है जो सबके लिए फायदेमंद होते हैं। कंपटीशन का मतलब है कि किसी के लिए कोई प्रॉफिट नहीं, कोई खास अंतर नहीं और सिर्फ सर्वाइवल के लिए एक संघर्ष। तो लोग कंपटीशन को इतना अच्छा क्यों मानते हैं? जवाब ये है कि कंपटीशन सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी है जो हमारे समाज में फैली हुई है और हमारी सोच को बिगाड़ती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस कंपटीशन के जुनून को बढ़ाता है। ग्रेड्स हर स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को एक स्केल पर मापते हैं। चाहे उनकी प्रतिभा या पसंद कुछ भी हो, हम हर नौजवान को वही सब्जेक्ट्स वही तरीके से पढ़ाते हैं। और जब स्टूडेंट्स एलीट लेवल पर पहुंचते हैं तो ये और भी बुरा हो जाता है। एलीट स्कूल्स में मैनेजमेंट कंसल्टिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे ट्रेडिशनल करियर्स के लिए कंपटीशन इतना तीव्र हो जाता है कि स्टूडेंट्स इस भंवर में फंस जाते हैं। कंपटीशन को समझाने के लिए मार्क्स और शेक्सपियर 2 मॉडल्स देते हैं। मार्क्स के अनुसार लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो अलग होते हैं। बूर्जवाजी प्रोलेटेरिएट से लड़ता है क्योंकि उनके विचार और लक्ष्य बिल्कुल अलग होते हैं। अंतर जितना बड़ा, संघर्ष उतना बड़ा। इसके विपरीत शेक्सपियर के लिए सभी लड़ने वाले कम ज्यादा एक जैसे दिखते हैं। ये क्लियर नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ खास है ही नहीं। जैसे रोमियो एंड जूलियट की शुरुआती लाइंस, 2 घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों परिवार एक जैसे हैं, फिर भी वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। बिजनेस की दुनिया में शेक्सपियर बेहतर गाइड साबित हुए हैं। कंपनी के अंदर लोग अपने कॉलीग्स से आगे निकलने के लिए compete करते हैं। कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए compete करती हैं। रास्ते में लोग भूल जाते हैं कि क्या जरूरी है और सिर्फ अपने राइवल्स पर फोकस करने लगते हैं। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल युद्ध को ही ले लीजिए। विंडोज वर्सेस क्रोम ओएस, बिंग वर्सेस गूगल सर्च, एक्सप्लोरर वर्सेस क्रोम, ऑफिस वर्सेस डॉक्स और सर्फेस वर्सेस नेक्सस। इस लड़ाई ने दोनों कंपनीज को इतना मशगूल रखा कि इस बीच एप्पल आया और दोनों को पीछे छोड़ गया। जनवरी 2013 में एप्पल का मार्केट कैप $500 बिलियन था, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का कंबाइंड मार्केट कैप $467 बिलियन था। सिर्फ 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों एप्पल से बड़ी कंपनीज थीं। युद्ध एक महंगा सौदा है। कंपटीशन हमें पुराने अवसरों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने और अतीत में काम कर चुकी चीजों की नकल करने पर मजबूर करता है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को हरा नहीं सकते तो उनके साथ मर्ज हो जाना बेहतर हो सकता है। 1999 के आखिर में जब हमने पेपैल लॉन्च किया, इलॉन मस्क की X.com हमारे ठीक पीछे थी। हम दोनों की कंपनीज पूरी तरह से युद्ध में थीं। पेपैल में हम में से कई लोग हफ्ते में 100 घंटे काम कर रहे थे। हमारा फोकस X.com को हराना बन गया था। लेकिन फरवरी 2000 में इलॉन और मैं दोनों ही बढ़ते हुए टेक बबल से डर गए थे। हमें लगा कि एक फाइनेंशियल क्रैश हम दोनों को बर्बाद कर देगा। इसलिए हमने मार्च में 50-50 मर्ज पर बातचीत की।
अपने दुश्मन को अपनाने का डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन इसने काम किया। एक कंबाइंड टीम के रूप में हम .com क्रैश से बचने और एक सफल बिजनेस बनाने में कामयाब रहे। कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है, तब आपको लड़ना और जीतना चाहिए। जब कोई विकल्प ना हो तो जोर से लड़िए और जल्दी खत्म कीजिए। लेकिन अगर आप कंपटीशन को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में देखते हैं, ना कि एक वैलिडेशन के रूप में, तो आप ज्यादा समझदार हैं। एक कंपनी की वैल्यू आज उसके फ्यूचर में कमाए गए सारे पैसे का जोड़ है। कम ग्रोथ वाले बिजनेसेस की ज्यादातर वैल्यू नियर टर्म में होती है। एक पुरानी इकोनॉमी का बिजनेस शायद अपने करंट कैश फ्लोज को 5 या 6 साल तक बनाए रख सकता है। इसके बाद कंपटीशन उसके प्रॉफिट्स को कम कर देगा। टेक कंपनीज आमतौर पर इसके ठीक विपरीत चलती हैं। वो अक्सर पहले कुछ सालों तक पैसे गंवाती हैं। वैल्यूएबल चीजें बनाने में समय लगता है और इसका मतलब रेवेन्यू में देरी है। ज्यादातर टेक कंपनी की वैल्यू उनके प्रॉफिट से आती है, जो वो कम से कम 10 से 15 साल आगे कमाएंगे। इसलिए एक कंपनी के लिए वैल्यूएबल होने के लिए उसे ग्रो करना जरूरी है। लेकिन बहुत से एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स, मंथली रेवेन्यू टारगेट्स और वीकली यूजर स्टैट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस चक्कर में वो उन मुश्किल सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को खतरे में डाल सकते हैं। अपने आप से ये सबसे जरूरी सवाल पूछना चाहिए, क्या ये बिजनेस एक दशक बाद भी चल रहा होगा? सिर्फ नंबर्स आपको जवाब नहीं देंगे। आपको अपने बिजनेस की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचना होगा। तो ऐसी कंपनी कैसी दिखती है जिसके पास आगे चलकर बड़े कैश फ्लोज होंगे? हर मोनोपोली यूनिक होती है, लेकिन उनमें आमतौर पर कुछ खासियतें होती हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांडिंग। पहला, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ये एक कंपनी का सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को कॉपी करना मुश्किल या असंभव बना देता है। एक रूल ऑफ थंब के अनुसार आपकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी आपके सबसे नजदीकी सब्स्टिट्यूट से कम 10x बेहतर होनी चाहिए। 10x बेहतर करने का सबसे आसान तरीका है कुछ बिल्कुल नया इन्वेंट करना, या आप एक मौजूदा सॉल्यूशन को रेडिकली इंप्रूव करके 10x बेहतर बना सकते हैं। जैसे पेपैल ने ईबे पर ट्रांजैक्शंस को 10x बेहतर बनाया, 7 से 10 दिन के चेक मेलिंग प्रोसेस को इंस्टेंट पेमेंट से रिप्लेस करके। Amazon ने 10x बेहतर इस तरह से किया कि उसने किसी भी फिजिकल बुक स्टोर से 10 गुना ज्यादा किताबें ऑफर की। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स एक प्रोडक्ट को ज्यादा उपयोगी बनाते हैं जैसे जैसे ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपके सभी दोस्त फेसबुक पर हैं तो आपके लिए भी फेसबुक ज्वाइन करना आसान हो जाता है। विरोधाभासी रूप से नेटवर्क इफेक्ट्स वाले बिजनेसेस को बहुत छोटे मार्केट से शुरू करना चाहिए, जैसे फेसबुक हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ था। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक मोनोपोली बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है वो और मजबूत होता जाता है। एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के लिए ये खास तौर पर सच है। पहले प्रोडक्ट को बनाने का खर्च ज्यादा होता है, लेकिन हर एडिशनल कॉपी बनाने का मार्जिनल कॉस्ट 0 के करीब होता है। चौथा, ब्रांडिंग। एक कंपनी की अपनी ब्रांड पर मोनोपोली होती है, इसलिए एक मजबूत ब्रांड बनाना एक मोनोपोली का दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आज का सबसे मजबूत टेक ब्रांड एप्पल है, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग पर कोई टेक कंपनी नहीं बनाई जा सकती। एप्पल के पास प्रोप्राइटरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स भी हैं। एक मोनोपोली बनाने के लिए आपको अपने मार्केट को ध्यान से चुनना होगा और उसे जानबूझकर एक्सपैंड करना होगा। हर स्टार्टअप शुरुआत में छोटा होता है, इसलिए हर स्टार्टअप को एक बहुत छोटे मार्केट से शुरू करना चाहिए। रीजन सिंपल है, एक बड़े मार्केट की तुलना में एक छोटे मार्केट पर डोमिनेट करना आसान है। पेपैल के शुरुआती दिनों में हमने पाम पायलट यूजर्स को टारगेट किया, जो एक बिखरा हुआ ग्रुप था। हमें कोई कस्टमर नहीं मिला। फिर हमने ईबे पर पावर सेलर्स को टारगेट किया, एक छोटा सा ग्रुप जिनको हमारे प्रोडक्ट की सख्त जरूरत थी। हमारे लिए उन कुछ हजार लोगों तक पहुंचना लाखों बिखरे हुए लोगों तक पहुंचने से बहुत आसान था। एक बार जब आप अपने नीश मार्केट को डोमिनेट कर लेते हैं, तब आपको धीरे धीरे रिलेटेड थोड़े बड़े मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाहिए। Amazon इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जेफ बेजोस का प्लान सभी ऑनलाइन रिटेल पर डोमिनेट करना था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किताबों से शुरुआत की। वहां से वो धीरे धीरे सीडीज, वीडियोस, सॉफ्टवेयर और आगे बढ़ते गए जब तक वो दुनिया का जनरल स्टोर नहीं बन गए। इसलिए जितना हो सके कंपटीशन से बचें। पहला मूवर होने की कोशिश ना करें, लास्ट मूवर बनना बेहतर है। यानी एक खास मार्केट में आखिरी ग्रेड डेवलपमेंट करना और फिर सालों या दशकों तक मोनोपोली प्रॉफिट्स का आनंद लेना। ऐसा करने का तरीका है एक छोटे मार्केट को डोमिनेट करना और फिर आगे बढ़ना। बिजनेस में सबसे जरूरी सवाल यह है कि सफलता किस्मत से आती है या मेहनत से। सफल लोग अक्सर कहते हैं कि वो लकी थे। वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, बिल गेट्स सबने किस्मत को क्रेडिट दिया है,
लेकिन शायद वो सिर्फ विनम्र हो रहे हैं। अगर सफलता ज्यादातर किस्मत से मिलती तो स्टीव जॉब्स, जैक डॉर्सी और इलॉन मस्क जैसे सीरियल एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्ट नहीं करते, जिन्होंने एक से ज्यादा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई हैं। जैक डॉर्सी ने एक बार ट्वीट किया था, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। तो क्या आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं? आप फ्यूचर को दो तरह से देख सकते हैं, या तो डेफिनेट यानी निश्चित, या इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। अगर आप फ्यूचर को डेफिनेट मानते हैं तो आप उसे समझने और आकार देने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर आप उसे अनिश्चित मानते हैं तो आप प्लान बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज की दुनिया, खासकर अमेरिका, एक इनडेफिनेट सोच से ग्रसित है। बचपन से हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि हमारा रेज्यूमे वर्सेटाइल लगे। हम एक अनिश्चित फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं, इसलिए हम किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं करते बल्कि अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं। इसके विपरीत एक डेफिनेट सोच वाला इंसान एक चीज चुनता है और उसे अच्छे से करता है। आप फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं या पेसिमिस्टिक। इससे 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इनडेफिनेट पेसिमिज्म, फ्यूचर खराब होगा लेकिन हम नहीं जानते कैसे या कब। ये 1970s का यूरोप था जो बस इंतजार कर रहा था कि चीजें धीरे धीरे और खराब हो जाएं। डेफिनेट पेसिमिज्म, फ्यूचर अंधकारमय है और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये आज का चाइना है। वो तेजी से ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लान बस वेस्ट को कॉपी करना है। वो जानते हैं कि रिसोर्सेज की कमी उन्हें कभी वेस्ट के बराबर नहीं आने देगी, इसलिए वहां के लोग बचत करते हैं और निराशावादी रहते हैं। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर बेहतर होगा और हम प्लान बनाकर उसे बेहतर बनाएंगे। ये 17वीं से लेकर 1960 तक की वेस्टर्न दुनिया थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे पैनामा कनाल, अपोलो प्रोग्राम और इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम बनाए गए क्योंकि लोगों को एक बेहतर कल का साफ नजरिया था। इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर बेहतर होगा लेकिन हमें नहीं पता कैसे, इसलिए प्लान मत। ऐसे कौन से जरूरी फील्ड्स हैं जिन्हें अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया है? जैसे न्यूट्रिशन। ये सबके लिए जरूरी है, लेकिन आप इसे हार्वर्ड में मेजर सब्जेक्ट के तौर पर नहीं ले सकते। जब आपको एक सीक्रेट मिल जाए तो आपको फैसला करना होगा, क्या आप इसे किसी को बताएंगे? हर किसी को बताना कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं होता। सही रास्ता है एक कंपनी बनाना। एक महान कंपनी दुनिया को बदलने के लिए एक साजिश की तरह है। जब आप अपना सीक्रेट शेयर करते हैं तो सुनने वाला आपका साथी बन जाता है। हर महान कंपनी यूनिक होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर बिजनेस की शुरुआत में सही होनी चाहिए। इसे थील्स लॉ भी कहा जाता है। एक स्टार्टअप जिसे शुरुआत में ही गलत कर दिया गया हो, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। शुरुआत खास होती है, वो बाद में आने वाले सभी से अलग होती है। एक फाउंडर के रूप में आपका पहला काम पहली चीजों को सही तरीके से करना है, क्योंकि आप एक कमजोर नींव पर एक महान कंपनी नहीं बना सकते। जब आप कुछ शुरू करते हैं तो सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला ये होता है कि आप इसे किसके साथ शुरू कर रहे हैं। एक को फाउंडर चुनना शादी करने जैसा है, और फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स तलाक की तरह बहुत बुरे हो सकते हैं। फाउंडर्स को एक कंपनी शुरू करने से पहले एक प्री हिस्ट्री, एक अतीत साझा करना चाहिए। एक कंपनी में हर किसी को अच्छी तरह से काम करना जरूरी है। आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर की जरूरत है जो सबको लंबे समय तक एक साथ रखे। इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट्स के बीच अंतर करना जरूरी है। ओनरशिप, कंपनी की इक्विटी का मालिक कौन है। पोजेशन, रोजमर्रा के आधार पर कंपनी कौन चलाता है। कंट्रोल, कंपनी के मामलों को औपचारिक रूप से कौन कंट्रोल करता है। एक आम स्टार्टअप में ओनरशिप फाउंडर्स, एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स के बीच बंटती है। पोजेशन मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के पास होता है, और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जिसमें आमतौर पर फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं। बोर्ड रूम में कम ज्यादा है। एक बोर्ड जितना छोटा होगा, डायरेक्टर्स के लिए आम सहमति तक पहुंचना और इफेक्टिव सुपरविजन करना उतना ही आसान होगा। एक 3 लोगों का बोर्ड आदर्श है, 5 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए जब तक कंपनी पब्लिक ना हो। एक आम नियम के अनुसार आपकी कंपनी में शामिल हर व्यक्ति को फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज काम नहीं करते। रिमोट वर्क से भी बचना चाहिए। जो बस में है वो पूरी तरह से हैं, जो नहीं है वो बाहर हैं। लोगों को पूरी तरह से कमिटेड होने के लिए उन्हें सही कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। एक अर्ली स्टेज वेंचर बैक्ड स्टार्टअप के सीईओ को सालाना $1,50,000 से ज्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए। एक कम सैलरी वाला सीईओ पूरी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। कैश जरूरी है, लेकिन कैश किंग नहीं है। स्टार्टअप्स को ज्यादा सैलरी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ बेहतर ऑफर कर सकते हैं।
कंपनी का एक हिस्सा यानी इक्विटी। इक्विटी कॉम्पनसेशन का एक ऐसा रूप है जो लोगों को फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करने के लिए अलाइन करता है, लेकिन इसे ध्यान से बांटना होगा। सबको बराबर शेयर्स देना आमतौर पर एक गलती है, क्योंकि हर किसी की प्रतिभा, जिम्मेदारी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग-अलग होती है। इसलिए इक्विटी के डिटेल्स को गुप्त रखना ही बेहतर है। हर कंपनी एक कल्चर है। एक स्टार्टअप मिशन पर काम करने वाले लोगों की एक टीम है, और एक अच्छा कल्चर बस वही है जैसा वो अंदर से दिखता है। पहली टीम जो मैंने बनाई आज सिलिकॉन वैली में पेपाल माफिया के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मेरे कई साथी एक दूसरे की मदद करते हुए सफल टेक कंपनियां शुरू कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला, रीड हॉफमन ने लिंक्डइन, स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम ने यूट्यूब और जेरेमी स्टॉपलमन और रसल सिमंस ने येल्प शुरू किया। हमने ये टीम रेज्यूमे देखकर नहीं बनाई। मैंने सोचा कि मजबूत रिश्ते हमें काम पर ना सिर्फ खुश और बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमारे करियर्स को पेपाल के बाद भी सफल बनाएंगे। इसलिए हमने उन लोगों को हायर किया जो एक दूसरे के साथ काम करने में सच में आनंद लेते। वो टैलेंटेड होना जरूरी थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हमारे साथ काम करने के लिए उत्साहित होने चाहिए थे। हायरिंग किसी भी कंपनी के लिए एक कोर कॉम्पिटेंसी है। आपको उन लोगों की जरूरत है जो ना सिर्फ कागज पर अच्छे हों, बल्कि हायर होने के बाद एक साथ अच्छा काम भी करें। जब आप 20वें एम्प्लॉय को हायर कर रहे हों, तो आपको इस सवाल का जवाब देना होगा, ये व्यक्ति आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करे जब वो गूगल में ज्यादा पैसा और प्रतिष्ठा कमा सकता है। अच्छे जवाब आपके मिशन और आपकी टीम से जुड़े होते हैं। आपको समझाना होगा कि आपका मिशन क्यों जरूरी है और आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा है। आपको ये भी समझाना होगा कि आपकी कंपनी उस व्यक्ति के लिए एक अनोखा मैच क्यों है। सबसे ऊपर पर्क्स की लड़ाई मत लड़िए। जो भी फ्री लॉन्ड्री या पेट डे केयर से प्रभावित होगा, वो आपकी टीम के लिए एक बुरा चुनाव होगा। इसके बजाय वो वादा कीजिए जो कोई और नहीं कर सकता, एक अनोखी समस्या पर अनोखा काम करने का मौका महान लोगों के साथ। एक कंपनी के अंदर हर किसी को एक चीज के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। पेपाल में मेरी सबसे अच्छी चीज थी हर व्यक्ति को सिर्फ एक काम के लिए जिम्मेदार बनाना। इससे ना सिर्फ मैनेजमेंट आसान हुआ, बल्कि संघर्ष भी कम हो गया। जब रोल साफ होते हैं तो लोग लंबे समय के रिश्ते बना सकते हैं जो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से आगे जाते हैं। दुनिया में हर जगह सेल्स है, लेकिन ज्यादातर लोग, खासकर टेक वर्ल्ड में, इसकी अहमियत को कम आंकते हैं। हम सब इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि वो खुद ब खुद बिक जाएंगे। लेकिन कस्टमर सिर्फ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने कुछ बनाया है, आपको उसे बेचना होगा। सेल्स पर्सन को आमतौर पर शक की नजर से देखा जाता है, लेकिन हम सिर्फ बुरे सेल्स पर्सन को नोटिस करते हैं। अच्छी सेल्स एक्टिंग की तरह छिपी हुई होती है। हम सभी बेच रहे हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। जिनके जॉब टाइटल्स में सेल्स नहीं होता, जैसे अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या पॉलिटिशियंस, वो भी बेच रहे हैं। हम सब इस बात से अनजान रहना पसंद करते हैं कि हमें कब बेचा जा रहा है। एक बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन एक मोनोपोली बना सकता है। इसका उल्टा सच नहीं है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके पास उसे बेचने का एक इफेक्टिव तरीका नहीं है, तो आपका बिजनेस बुरा है। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए 2 मैट्रिक्स जरूरी हैं: कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक नया कस्टमर पाने में जो खर्च आता है, वो उस कस्टमर से आपके रिश्ते के दौरान होने वाले नेट प्रॉफिट से कम होना चाहिए। इसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन के कई चैनल्स हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स, जब आपका डील साइज 1 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर के बीच हो। इसके लिए सीईओ को पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये साल में कुछ ही डील्स होते हैं। स्पेसएक्स इसका एक एग्जाम्पल है। पर्सनल सेल्स, जब डील साइज 10,000 से 1 लाख के बीच हो। इसके लिए एक सेल्स टीम की जरूरत होती है। चैलेंज ये है कि एक ऐसी प्रोसेस बनाई जाए जिससे एक सेल्स टीम बड़े पैमाने पर कस्टमर्स तक पहुंच सके। पैलेंटियर और बॉक्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स के लिए जिनके लिए पर्सनल सेल्स महंगी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग एक अच्छा तरीका है। वॉरबी पाकर जैसे ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वायरल मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट तब वायरल होता है जब उसके कोर फंक्शंस यूजर्स को अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह फेसबुक और पेपाल तेजी से बढ़े। अगर हर नया यूजर एक से ज्यादा नए यूजर को लाता है, तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है। हर बिजनेस के लिए इनमें से एक चैनल बाकी सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपना पावर लॉ है। ज्यादातर बिजनेसेस को 0 वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मिलते हैं और वो फेल हो जाते हैं। अगर आपको एक मिलता है तो आपका बिजनेस चल सकता है।
अगर आप एक साथ कई ट्राई करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आपको अपनी कंपनी को सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स को भी बेचना होगा। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। अगर आप आसपास देखें और आपको कोई सेल्स पर्सन ना दिखे तो आप ही सेल्स पर्सन हैं। आज टेक्नोलॉजी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन गया है। हमारे स्मार्टफोन्स में उन कंप्यूटर से हजारों गुना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है जिन्होंने चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया था। अगर मोर्स लॉ चलता रहा तो कल के कंप्यूटर्स और भी शक्तिशाली होंगे। कंप्यूटर्स पहले से ही उन कामों में बेहतर हैं जिन्हें हम इंसानी कार्य मानते थे। 1997 में IBM के डीप ब्लू ने चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया। 2011 में IBM के वॉटसन ने जेपर्डी के बेस्ट प्लेयर्स को हराया। और गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स पहले से ही सड़कों पर हैं। तो सवाल उठता है, 30 साल बाद क्या इंसानों के पास करने के लिए कुछ बचेगा? ये डर इस गलत फहमी पर आधारित है कि कंप्यूटर्स इंसानों के लिए सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी विकल्प। सच ये है कि कंप्यूटर्स कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यानी पूरक। आने वाले दशकों के सबसे मूल्यवान बिजनेस उन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा बनाए जाएंगे जो लोगों को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि उन्हें बेकार बनाने की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। एक देश के वर्कर्स दूसरे देश के वर्कर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब है कॉम्प्लीमेंटेशन। इंसान और मशीन मूल रूप से अलग अलग हैं। हम प्लान्स बनाते हैं और जटिल परिस्थितियों में फैसले लेते हैं, लेकिन हम बड़े डेटा को प्रोसेस करने में कमजोर हैं। कंप्यूटर्स इसके ठीक उल्टे हैं। वो डेटा प्रोसेसिंग में माहिर हैं, लेकिन आम समझ वाले फैसले लेने में कमजोर। 2012 में गूगल के सुपर कंप्यूटर ने 10 मिलियन यूट्यूब वीडियो थंबनेल्स को स्कैन करने के बाद एक बिल्ली को 75% एक्यूरेसी से पहचानना सीखा। एक 4 साल का बच्चा ये काम 100% एक्यूरेसी से कर सकता है। इससे पता चलता है कि इंसान और कंप्यूटर एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते, वो अलग अलग काम में अच्छे हैं। पेपाल में हमने इस कॉम्प्लीमेंटेशन की शक्ति को देखा। 2000 में हम हर महीने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से $10 मिलियन से ज्यादा गंवा रहे थे। हमने पहले एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन धोखेबाज बहुत चालाक थे। वो हर बार हमारे एल्गोरिदम को आसानी से समझ जाते थे, लेकिन हमारे ह्यूमन एनालिस्ट्स उनके पैटर्न को पकड़ सकते थे। इसलिए हमने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया। कंप्यूटर सबसे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करता था और एक ह्यूमन ऑपरेटर आखिरी फैसला लेता था। इस इंसान मशीन सिस्टम ने पेपाल को बिजनेस में रखा। बाद में हमने पैलेंटियर कंपनी शुरू की, जो इसी ह्यूमन कंप्यूटर अप्रोच का इस्तेमाल करके सरकारों को आतंकवादी नेटवर्क्स और फाइनेंशियल फ्रॉड को पहचानने में मदद करती है। कंप्यूटर्स अकेले काम नहीं कर सकते और इंसान भी अकेले काम नहीं कर सकते। दोनों मिलकर ऐसी समस्याएं सुलझा सकते हैं जो पहले असंभव लगती थीं। तो लोग कॉम्प्लीमेंटेशन की शक्ति को क्यों नहीं देख पाते? इसकी शुरुआत स्कूल से होती है। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है जो इंसानी कोशिशों को रिप्लेस करें। मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे शब्द इसी सोच को